नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इतिहास विषय के अंतर्गत सेकंड पेपर जो कि यूरोप का इतिहास से संबंधित है, उसमें यूरोप में उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक साम्राज्यवाद पर। तो चलिए आज हम लोग यूरोप में उपनिवेशवाद पर चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं यूरोप में उपनिवेशवाद। आधुनिक युग के आगमन व पुनर्जागरण के साथ ही यूरोपीय देशों में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की होड़ मच गई। यूरोप के देशों ने अनेक देश क्षेत्रों में या विदेशों में जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किए। यूरोपीय देशों के अनेक नाविकों ने सुदूर समुद्री यात्राएं की। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यूरोप के देश उन जगहों पर अपने उपनिवेशों की स्थापना करने लगे जिनको उन्होंने खोजा। उपनिवेशों की स्थापना के मुख्य कारण उस समय राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक थे। व्यापार की उन्नति व देश की समृद्धि के लिए औपनिवेशिक विस्तार को आवश्यक समझा जाने लगा। 1453 से लेकर 1789 का दौर यूरोप में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का दौर कहा जा सकता है। यूरोप के राष्ट्र अपने देश के पक्के माल की खपत अपने उपनिवेशों में करने लगे और उन उपनिवेशों से उन्हें पक्का माल बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध होने लगा जो कि सस्ते दामों में मिल रहा था। इसके कारण यूरोप में औद्योगिकीकरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यूरोप में व्यापारिक क्रांति हुई। यूरोप में उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे उद्योग विकसित हुए वैसे वैसे नए नए उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ने लगी। इस प्रकार यूरोपीय देशों के लिए उद्योग एवं उपनिवेश एक दूसरे के पूरक बन गए। अतः प्रत्येक देश नवीन उपनिवेशों की खोज में लग गया। इसमें जो प्रमुख देश थे वो थे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड व फ्रांस। हम लोग कुछ चर्चा अब इंग्लैंड के उपनिवेशों पर करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के उपनिवेशों पर चर्चा करें इससे पूर्व हमें स्पेन और पुर्तगाल को देखना होगा, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो प्रारंभ हम स्पेन के उपनिवेश से करते हैं। स्पेन ने प्रारंभ से ही समुद्री यात्राओं में विशिष्ट रुचि प्रदर्शित की। कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज के साथ ही स्पेन ने उत्तरी अमेरिका पर अधिकार कर लिया। उसके बाद पश्चिमी द्वीप समूह में भी अनेक द्वीपों पर उसने अपना अधिकार किया। स्पेन वासियों ने उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर वेनेजुएला तक का प्रदेश अपने अधीन कर लिया। 1519 में स्पेन के एक नाविक जिनका नाम था हर्नांडो कोर्टस, उन्होंने मैक्सिको में प्रवेश करके वहाँ भी स्पेन के लिए उपनिवेश की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक स्पेन ने दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। 1521 में फिलीपींस द्वीप समूह को स्पेन ने जीतकर वहाँ भी स्पेन का उपनिवेश स्थापित किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उपनिवेश स्थापना करने की प्रतिस्पर्धा में स्पेन और पुर्तगाल ही प्रारंभिक देश थे। अतः कुछ समय बाद इन दोनों देशों में झगड़ा होने लगा और उनके झगड़े को पोप ने मध्यस्थता करके सुलझाया। पोप ने कहा कि नई दुनिया जो खोजी गई है
वह पुर्तगाल और स्पेन में उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। स्पेन के अधीन नई दुनिया का पश्चिमी भाग आया, जिसमें उत्तरी व दक्षिण अमेरिका थे, और नई दुनिया का पूर्वी भाग पुर्तगाल के अधीन हो गया। पुर्तगाल को अफ्रीका, एशिया, जापान, चीन इत्यादि क्षेत्र मिले। पोप द्वारा जो यह विभाजन रेखा खींची गई, उसके कारण स्पेन ने अपने को पश्चिम व पुर्तगाल ने अपने को पूर्व दिशा में ही सीमित रखा। अब हम पुर्तगाल के उपनिवेशों पर भी कुछ चर्चा कर लें। पोप के समझौते के बाद पुर्तगाल ने पूर्व दिशा में एशिया महाद्वीप, भारत, लंका, पूर्वी द्वीप समूह, चीन, सुदूर पूर्व जापान इत्यादि क्षेत्रों में अपने उपनिवेशों का विस्तार किया। कुछ समय बाद पुर्तगाल ने थाईलैंड पर भी अधिकार करके कंबोडिया को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगाल ने अफ्रीका में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए और मोजाम्बिक को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अब कुछ चर्चा हम इंग्लैंड के ऊपर करते हैं। जब इंग्लैंड ने यह देखा कि औपनिवेशिक दौड़ में पुर्तगाल एवं स्पेन काफ़ी आगे निकल गए हैं, वहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक तरक्की हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के मन में भी आया कि हम भी अपने उपनिवेश स्थापित करें। यद्यपि ट्यूडर काल में एवं एलिजाबेथ के शासन काल में अंग्रेज़ों ने अपने सामुद्रिक व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने का कोई विशेष कार्य नहीं किया था। वास्तव में औपनिवेशिक विस्तार एवं सामुद्रिक व्यापार में प्रगति, ये दोनों ही कार्य स्टुअर्ट काल में हुए, जो कि इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। स्टुअर्ट काल में इंग्लैंड ने इतनी उन्नति की कि शीघ्र ही इंग्लैंड का सर्वोच्च दौर सामने औपनिवेशिक रूप में आया। यहाँ तक कि वो एक प्रमुख व्यापारिक एवं औपनिवेशिक देश बन गया और स्पेन एवं पुर्तगाल को चुनौती देने लगा। इसी दौरान इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह भी कर लिया, जिससे पुर्तगाल के सभी बंदरगाहों में इंग्लैंड को व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने को स्थापित किया। बम्बई पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिकार किया, वह इंग्लैंड के भविष्य के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। औपनिवेशिक विस्तार का यह जो इंग्लैंड का प्रयास था, उसके पीछे समृद्धि की लालसा, व्यापारिक दृष्टिकोण, इंग्लैंड की जलवायु, जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि प्रमुख कारण थे। जहाँ तक इंग्लैंड की जलवायु की बात है, तो इंग्लैंड की जलवायु ऐसी थी कि उसे कई चीज़ों पे अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे गरम मसाले, तंबाकू, शक्कर इत्यादि। और इंग्लैंड चाहता था कि उन्हें ऐसे प्रदेश औपनिवेशिक रूप में प्राप्त हो जाएं, जहां इन वस्तुओं की खेती की जा सके और इंग्लैंड को यह आसानी से सुलभ हो सके। इंग्लैंड ने जो अपने उपनिवेश स्थापित किए, उसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक है अमेरिकी उपनिवेश पहला, दूसरा वेस्ट इंडीज में उपनिवेश और तीसरा भारतीय उपनिवेश। जहाँ तक अमेरिकी उपनिवेश की बात है, तो अमेरिका में इंग्लैंड ने अनेक उपनिवेश स्थापित किए। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें हम दक्षिणी, उत्तरी एवं मध्य स्थित अमेरिकी उपनिवेशों में विभाजित कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश में हम देखते हैं कि ट्यूडर कालीन शासिका एलिजाबेथ के समय से ही
प्रसिद्ध नवयात्री सर वॉल्टर रैले ने अमेरिका के एक स्थान की खोज की और जिसका नाम उसने महारानी एलिजाबेथ के कारण वर्जीनिया रखा। क्योंकि एलिजाबेथ ने विवाह नहीं किया था, इसी कारण यह नाम रखा गया था। वर्जीनिया नामक स्थान पर उपनिवेश बसाने का कार्य स्टुअर्ट काल में ही हुआ। सबसे पहले कुछ व्यक्तियों को वर्जीनिया भेजा गया। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन व्यक्तियों ने भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा एक नगर की भी स्थापना की, जिसे जेम्स प्रथम के नाम पर जेम्स टाउन कहा गया। वर्जीनिया की भूमि आलू एवं तंबाकू के लिए अत्यंत उपजाऊ थी। इस प्रकार वर्जीनिया आलू एवं तंबाकू के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1634 में बाल्टीमोर चार्ल्स प्रथम की अनुमति प्राप्त करके अमेरिका गया तथा वर्जीनिया के उत्तर में एक उपनिवेश की स्थापना की और इस उपनिवेश का नाम मैरीलैंड रखा गया। प्रारंभ में मैरीलैंड में मुख्यतः कैथोलिक ही बसे, क्योंकि बाल्टीमोर कैथोलिक था, किंतु शीघ्र ही अन्य धर्मों के व्यक्ति भी यहाँ बस गए तथा जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। मैरीलैंड में भी तंबाकू की खेती की गई। रॉबर्ट हीथ भी चार्ल्स प्रथम की अनुमति प्राप्त कर अमेरिका आया तथा वर्जीनिया के दक्षिण में कैरोलिना नामक उपनिवेश बसाया। कैरोलिना के उत्तर में जनरल मॉक ने उत्तरी कैरोलिना तथा क्लेरेंडन ने 1633 में ही कैरोलिना के दक्षिण में दक्षिणी कैरोलिना बसाया था। अब हम उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश की चर्चा करते हैं। तो जेम्स प्रथम के अत्याचारों से तंग आकर लगभग 200 प्यूरिटन मैफ्लावर नामक जहाज में बैठकर 1620 में अमेरिका चले गए थे। ये व्यक्ति अमेरिका के पूर्वी तट पर रहने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक उपनिवेश की स्थापना की। इन व्यक्तियों को पिलग्रिम फादर्स कहा गया और उनके द्वारा जो स्थापित उपनिवेश था उसका नाम प्लाईमाउथ रखा गया। विलियम नामक एक पादरी ने एक अन्य उपनिवेश रोहट द्वीप की स्थापना की। 1626 में चार्ल्स प्रथम के अत्याचारों से भयभीत होकर कुछ प्यूरिटन संप्रदाय के अनुयायी इंग्लैंड से भागकर अमेरिका पहुंचे तथा न्यू इंग्लैंड नामक उपनिवेश बसाया। 1630 में भी प्यूरिटन व्यक्तियों का एक अन्य दल अमेरिका आया तथा मैसाचुसेट्स नामक उपनिवेश की स्थापना की। यह वास्तव में एक कंपनी का नाम था, जिसके आधार पर इस उपनिवेश का नाम पड़ा। इन उपनिवेशों ने अत्यधिक उन्नति की। कनेक्टिकट तथा न्यू हैम्पशायर भी प्रारंभ में न्यू इंग्लैंड के भाग थे, जिन्हें बाद में प्यूरिटनों ने बसाया था। अब हम मध्य स्थित अमेरिकी उपनिवेश की चर्चा करते हैं। तो अमेरिका में इंग्लैंड के स्थापित दक्षिण एवं उत्तरी उपनिवेशों के मध्य में जो उपनिवेश बसे उन्हें मध्य स्थित उपनिवेश कहा गया। इन उपनिवेशों ने एक तरह से पुल का काम किया और उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेशों को आपस में जोड़ दिया। 1497 में हेनरी सप्तम के शासनकाल में न्यू फाउलैंड की खोज जॉन कैप्ट नामक व्यापारी ने की, किंतु उसे औपनिवेशिक रूप चार्ल्स द्वितीय के समय में दिया जा सका। इसी तरह से एक अन्य उपनिवेश जिसे पेनसिल्वेनिया नाम दिया गया, वह भी बसाया गया। आधुनिक अमेरिका का जो सबसे प्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क भी है, वह प्रारंभ में इंग्लैंड का उपनिवेश था। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में नेविगेशन अधिनियम के कारण हॉलैंड से युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने हॉलैंड के उपनिवेशों पर अमेरिका में अधिकार कर लिया। इन्हीं उपनिवेशों में एक का नाम चार्ल्स द्वितीय के भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर न्यूयॉर्क रखा गया। ड्यूक ऑफ यॉर्क बाद में जेम्स द्वितीय के नाम से इंग्लैंड का शासक बना था। अमेरिकी उपनिवेशों की चर्चा करने के बाद हम लोग वेस्ट इंडीज में जो उपनिवेश थे उस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। वेस्ट इंडीज जिसकी खोज कोलंबस ने की थी, बाद में वहाँ पे अंग्रेजों ने भी अनेक उपनिवेश स्थापित किए। वेस्ट इंडीज के उपनिवेश अत्यधिक धनी थे,
क्योंकि इसमें रुई, गन्ना तथा तंबाकू की खेती होती थी। इससे अंग्रेज़ों को अत्यधिक लाभ हुआ। वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह में 1623 में ही सेंट क्रिस्टोफर, 1625 में बारबुडास, 1628 में नेविस आदि उपनिवेशों की स्थापना की गई। अब हम लोग भारतीय उपनिवेशों पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आने का समुद्री मार्ग पुर्तगाल के प्रसिद्ध नाविक वास्को डी गामा ने ही खोजा था। अतः भारत एवं पूर्वी द्वीप समूह में पुर्तगाल प्रमुख रूप से व्यापार कर रहा था। 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की। हॉलैंड ने भी 1603 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हॉलैंड ने पुर्तगाल को परास्त कर पूर्वी द्वीप समूह के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हॉलैंड ने परास्त किया तथा पूर्वी व्यापार से दूर रखा। जेम्स प्रथम ने अपने शासनकाल में सर टॉमस रो को भारतीय मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। उस समय जहांगीर भारतीय मुगल सम्राट था। सर टॉमस रो अपनी योग्यता एवं वाक्पटुता से भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कराने में सफल हो गया और इस प्रकार भारत में इंग्लैंड का व्यापार प्रारंभ हो गया। प्रथम व्यापारिक केंद्र भारत में सूरत में इंग्लैंड ने 1616 में खोला। 1639 में मद्रास में द्वितीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय ने 1660 में जब इंग्लैंड का राजा बना तो उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था और पुर्तगाल के राजा ने इस विवाह में बम्बई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में बम्बई का भी क्षेत्र आ गया। यहाँ उन्हें अपनी मुद्राएं चलाने की भी अनुमति थी। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने भविष्य में अपने शासन की नींव स्टुअर्ट काल में ही रखी। जहाँ तक अफ्रीकी उपनिवेश की बात है तो हॉलैंड का आधिपत्य अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर भी था। क्रामवेल ने अपने शासनकाल में डचों को परास्त कर 1652 ईस्वी में सेंट हेलेना नामक प्रथम अफ्रीकी उपनिवेश स्थापित किया। अब हम लोग उपनिवेश स्थापना के महत्व पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने अनेक उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों से इंग्लैंड को अत्यधिक लाभ हुआ। इंग्लैंड के व्यापार में असीमित वृद्धि हुई, जिससे इंग्लैंड एवं उसके उपनिवेश दोनों ही समृद्ध हुए। वैदेशिक अथवा सामुद्रिक व्यापार की रक्षा के लिए इंग्लैंड के लिए एक शक्तिशाली नौसेना रखना आवश्यक हो गया और एक समय ब्रिटिश नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन गई। इंग्लैंड इन उपनिवेशों के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध हो चुका था। वहाँ का सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर भी काफ़ी उन्नत हो चुका था। इंग्लैंड के औपनिवेशिक विस्तार के संबंध में कहा गया है कि स्पेन को छोड़कर इंग्लैंड के उपनिवेश यूरोप के किसी भी देश के उपनिवेशों से अधिक महत्वपूर्ण थे। जिन बातों से कोई नवीन प्रदेश महान बनता है, उनमें ये उपनिवेश स्पेन से भी अधिक महान थे। इसी युग में इंग्लैंड ने फ्रांस पर भी विजय प्राप्त की तथा व्यापार जो लुई 14वें ने अत्यंत परिश्रम से स्थापित किया था, वह अंग्रेजों के प्रभाव में आना प्रारंभ हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि औपनिवेशिक विस्तार ने मुख्य रूप से इंग्लैंड को विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य इतना ज़्यादा फैला कि कहा जाने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। धन्यवाद।